Hello friend, welcome back to on my YouTube channel. Today we are going to learn about refraction on spherical surface. गोली पृष्ठ पर अपवर्तन. वीडियो इज बाइलिंगुअर so you don't worry about anything. मैं आपको दोनों ही माध्यमों में समझाऊंगा, तो आप इसे समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये जो पोर्शन है ऑप्टिक्स का, ये किसी भी एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा पोर्शन में पूछा जाता है, तो मैं इसको ही एग्जाम टाइम पे आपको फिर से रिप्रेजेंट करवाना चाह रहा हूँ। और सबसे पहले यहाँ पे हम शुरू करते हैं, जो रिफ्रैक्शन स्फेरिकल सरफेस पे होता है वो कैसे। तो यहाँ पे देख लीजिए, ये जो आपको सरफेस दिखाई दे रहा है, ये आपका क्या है, स्फेरिकल सरफेस है, जिसे हम गोली पृष्ठ कह रहे हैं। इसका जो मीडियम है वो N1 या एक रेयर मीडियम है, जिसको हम कह सकते हैं विरल माध्यम, और N2 जो है वो आपका डेंस मीडियम है, जिसे हम कहते हैं सघन माध्यम। यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है वो रेयर मीडियम में रखा हुआ है, तो रेयर मीडियम से जब लाइट इंसिडेंट होगी तो सरफेस के ठीक परपेंडिकुलर जो लाइन होगी उसे नॉर्मल कहेंगे, तो वहाँ पे नॉर्मल से एंगल बनाएगी इंसिडेंट एंगल। अब ये जो लाइट है ये यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी, तो जहाँ पर भी ये इंसिडेंट होगी ऑप्टिकल ये प्रिंसिपल एक्सिस पे, वहाँ पर इमेज बनता है। ये सिंपल सा इसके यहाँ पे प्रोसेस है। लेकिन यहाँ पे अब हम देखते रहते हैं, ऑब्जेक्ट को हमने O से डिनोट किया रखा है, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है उसे हमने C से, और जहाँ पे इमेज बन रहा है उसे हमने I से शो कर रखा है। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को U से, जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है उसे हमने यहाँ पे R से शो कर रखा है, और जो इमेज की डिस्टेंस है उसे हमने V से शो कर रखा है। अब इस फॉर्मूले को एस्टिमेट कैसे किया जाता है वो देख लेते हैं थोड़ा। अब देखिए, यहाँ पे आपको अल्फा, बीटा और गामा तीन एंगल दिखाई दे रहे होंगे, ये अल्फा, ये बीटा और ये गामा। तो यहाँ पे हम सबसे पहले टेन अल्फा, टेन बीटा और टेन गामा कैलकुलेट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं टेन अल्फा क्या है। टेन अल्फा जो है वो है, टेन अल्फा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन जिसको हम कहते हैं बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर इसका है आपका MN, तो यहाँ पे हो गया MN, ये MN हो गया, और इसका जो बेस है वो है OM। ये इसी प्रकार हम क्या निकाल लेंगे, टेन बीटा। टेन बीटा के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे टेन जो बीटा है, यहाँ पे देखिए ये परपेंडिकुलर तो आपका MN ही रहेगा, देख लीजिए MN, और इसका जो बेस है वो हो जाएगा MC, यहाँ पे MC हो गया। और टेन गामा, टेन गामा की वैल्यू अगर हम देखें तो देखिए ये रहा टेन गामा, और टेन गामा की वैल्यू अगर हम फाइंड करेंगे तो परपेंडिकुलर अपॉन जो बेस आपको दिखाई दे रहा है वही होगा। तो ये हो गया MN अपॉन यहाँ पे हो जाएगा MI। ये तीन चीजें, टेन अल्फा, टेन बीटा, टेन गामा, जब भी आए सबसे पहले आपको कैलकुलेट कर लेना है। अब यहाँ पे हमें कैलकुलेट करना है कि अगर ये अल्फा, बीटा, गामा के मान बहुत छोटे हों तो हम अल्फा इक्वल टू, इसको टेन अल्फा को हम सिर्फ अल्फा लिख सकते हैं, टेन बीटा को हम सिर्फ बीटा लिख सकते हैं, और टेन गामा को हम सिर्फ गामा लिख सकते हैं। मतलब अल्फा की वैल्यू ये होगी, बीटा की वैल्यू ये होगी, और गामा की वैल्यू ये होगी। इफ अल्फा, बीटा एंड गामा आर टू स्मॉल, अगर बहुत ही सूक्ष्म हो तो हम इसको ऐसा लिख देते हैं। आप कंटिन्यू साथ में मत लिख देना, स्टेप बाय स्टेप जो मैंने आपको समझाया वो लिखिए। तो यहाँ पे हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, यदि अल्फा, बीटा और गामा की वैल्यू बहुत ही कम हो तो। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, यहां पर हम देखते हैं जो यहाँ पे I आपको दिखाई दे रहा है, I, ये जो I है, यहां पे जो आपको एक ट्रायंगल दिखाई दे रहा है आपको NOC, NOC, ये जो NOC ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, इस NOC के लिए जो I है वो एक एक्सटीरियर एंगल है, जिसको हम कहते हैं बहिष्कोण। बहिष्कोण का जो नियम होता है, बहिष्कोण का जो रूल होता है वो ये होता है कि जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो एंगल जो ट्रायंगल के अंदर के जो उसके ठीक पास वाले जो एंगल होते हैं उसको छोड़ के बाकी दो एंगल के एडिशन की क्या होता है, इक्वल होता है। तो I जो होगा वो अल्फा प्लस बीटा होगा। अल्फा प्लस बीटा का मतलब ये हो गया कि यहाँ पे जो हमने अल्फा की वैल्यू ये लिख रखी और बीटा की जो वैल्यू ले रखी ये हम लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से जो I होगा वो आपका हो जाएगा MN अपॉन OM अल्फा, और यहाँ पर जो बीटा है वो हो जाएगा MN अपॉन MC। इस प्रकार से हमारे पास अल्फा जो I है उसकी वैल्यू कैलकुलेट हो जाती है। कैसे, एक बार फिर से देख लिए। जो I है ये क्या है, जो ट्रायंगल यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ फॉर ट्रायंगल MNO, ट्रायंगल MNO के लिए जो I है उसके लिए अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा। इसके लिए जो I है वो एक्सटीरियर एंगल होगा, तो अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा। ये चीज यहाँ पे हो गया। अब एक और चीज देख लिए, हमारे लिए जो अगली चीज है वो है फॉर ट्रायंगल, जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे NCI या NIC,
NiC। NiC जो है इसके अंदर हम देखते हैं कि जो बीटा है वो ये जो आपको ट्रायंगल दिखाई दे रहा है NiC, इसके लिए अल्फा और जो आर है, सॉरी ये जो गामा है और ये जो आर है, ये बीटा इसके लिए क्या है, एक्सट्रियंगल है। तो बीटा अगर यहां से मैं फाइंड करूं तो फॉर NiC बीटा जो होगा वो बीटा होगा यहां पर जो गामा है और प्लस जो आर है उसके एडिशन के बराबर होगा। रूल कौन सा है, वही एक्सट्रियंगल वाला रूल। तो यहाँ पे जो बहिष्ठ कोण है वो बीटा है, तो बीटा के लिए गामा प्लस आर हो जाएगा, लेकिन हमें आर चाहिए। तो आर की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, आर की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी बीटा माइनस गामा। अब बीटा माइनस गामा मतलब यहाँ पे आर इक्वल टू हो जाएगा आपका जो बीटा है वो हो गया आपका mn अपॉन यहाँ पे हो जाएगा mc माइनस जो गामा है वो हो जाएगा mn अपॉन mi, जैसा कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब रिफ्रैक्शन का कोई सा भी डेरिवेशन करना हो और अगर हम कहें कि रिफ्रैक्शन के लॉ ना लगे, जिसको अंदर सेकेंड जो लॉ होता है जिसको हम स्पेशली स्नेल्स लॉ कहते हैं, स्नेल का नियम, स्नेल्स लॉ, ये जो होता है साइन आई इक्वल टू साइन आई, n1 साइन आई इक्वल टू n2 साइन आर, n1 साइन आई इक्वल टू n2 साइन आर, ये चीज होता है। और अभी अभी हमने बता दिया अल्फा बीटा गामा की वैल्यू अगर बहुत कम हो तो हम कह सकते हैं कि जो n1 आई है वो n2 आर के बराबर होगा, मतलब साइन आई इक्वल टू आई हो जाएगा और साइन आर इक्वल टू आर हो जाएगा। इस हिसाब से n1 आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, n2 आर हो जाएगा। ये चीज हो गया। अब यहां पे हमें क्या करना है, ये जो वैल्यू हमारे पास आई है, एक तो वैल्यू ये इक्वेशन फर्स्ट और एक वैल्यू ये जो इक्वेशन सेकंड में है, आई और आर की वैल्यू अगर हम इसके अंदर पुट कर देते हैं, कर दें पुट क्या कर देते हैं, पुट करना ही है। n1 ये हो गया आपका, n1 के अंदर हमने यहाँ पे आई की वैल्यू जो रखी वो mn अपॉन ओम, तो mn अपॉन ओम प्लस mn अपॉन mc इज इक्वल टू ये हो गया आपका n2, और हमारे पास जो r की वैल्यू है mn अपॉन mc, mn अपॉन mc माइनस यह है mn अपॉन mi, ये हो गया आपका mn अपॉन mi। इस टाइप से यहां पर हमारे पास वैल्यू आ जाती है। अब देखिए इसके अंदर जो mn है इसको हम कॉमन निकाल लेते हैं, n1 यहाँ हो गया और mn हमने कॉमन निकाल लिया, तो हमारे पास यहाँ पे अंदर बचेगा 1 अपॉन ओm प्लस 1 अपॉन mc इक्वल टू, हमने यहाँ पे n2 और mn कॉमन निकाल लिया तो हमारे पास बचा 1 अपॉन mc माइनस 1 अपॉन mi। mn से mn हमारा कैंसिल हो गया है, n1 का अंदर मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए तो ये हो जाएगा आपका इंप्लाइज करके n1 अपॉन ओm प्लस n1 अपॉन mc इज इक्वल टू, इधर बचेगा n2 अपॉन mc माइनस n2 अपॉन mi। अब यहां पे देखते क्या करते हैं, यहां पे जो आपको mc है इन दोनों को एक तरफ कर देते हैं और जो n2 है उसको एक तरफ कर देते हैं। तो हम क्या कर देते हैं, यहां पर जो n1 है n1 अपॉन ओm करते हैं प्लस इधर जो n2 था उसको इस तरफ लेके आते हैं, n2 जो था इसको इस तरफ लेके आते हैं, तो ये हो गया प्लस का mi इक्वल टू n2 अपॉन mc माइनस n1 अपॉन mc। ये जो mc था उसको हमने उस तरफ कर दिया n1 अपॉन mc। यहां पर देखिए क्या चीज हो रही है, यहां पर हम देखते हैं कि ये n1 अपॉन, अब यहां पे हम जो करने वाले हैं इसको वो समझ लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे जो नीचे जो वैल्यूज दे रखी है उनको हम देख लेते हैं कि वो क्या चीज है। यहाँ पे अगर हम साइन कन्वर्जेशन की बात करें तो हम देखते हैं चिन्ह परिपाटी से जो OM है, जो OM है यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, जो OM है वो माइनस U है, जो M से लेकर C तक की डिस्टेंस है उसे हम कह रहे हैं R, और जो M से लेकर I तक की डिस्टेंस है उसे हम कह रहे हैं V। ये हमारा साइन कन्वर्जेशन कहता है। इस हिसाब से n1 अपॉन OM जो होगा उसे हम बोल रहे हैं U, तो ये हमने लिख दिया माइनस U प्लस n2 अपॉन mi की वैल्यू हो गई V। इसके बाद यहां पर हम देख लेते हैं n2 माइनस n1 अपॉन mc, इसको हम लिख सकते हैं क्योंकि दोनों कॉमन है। इसको हम आगे पीछे कर दें, ये हो गया आपका n2 अपॉन
v माइनस n1 अपॉन u इज इक्वल टू n2 माइनस n1, और ये जो mc है, mc को हम यहाँ क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर, जिसे वक्रता त्रिज्या r बोल रहे हैं, वो वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो इस प्रकार से ये देखिए जो आपके पास फॉर्मूला आया है, इस फॉर्मूले को ही हम क्या कहते हैं, इस फॉर्मूले को ही कहते हैं यहाँ पर जो गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन के लिए जो अपवर्तन सूत्र होता है ना, रिफ्रैक्शन ऑन ए स्फेरिकल सरफेस का जो फॉर्मूला होता है वो यही चीज होता है। और इस प्रकार से बड़ी ही आसानी से हैं हम इसे एस्टिमेट कर सकते हैं। और इसके अंदर आपको देख रहे होंगे कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज नहीं आएगी। सिंपली हमने क्या किया था, रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले अल्फा बीटा गामा जो होता है, टेन अल्फा टेन बीटा टेन गामा, वो हमने फाइंड किया। फिर हमने यहाँ पर एक एंगल लिया, ट्राइंगल MNO, जिसके हमने एक्सटीरियर एंगल बहिष्ठ कोण बोला। बहिष्ठ कोण I जो था वो अल्फा प्लस बीटा के बराबर था, वो वैल्यू हमने यहाँ पे लिख दी, और उसकी वैल्यू जो अल्फा बीटा से थी वो पुट कर दी। इसके बाद दूसरा एंगल जो था हमारा ट्राइंगल, वो NIC था, तो उसके अंदर जो बीटा था वो गामा प्लस R के बराबर था, तो R की वैल्यू बीटा माइनस गामा, और बीटा माइनस गामा की वैल्यू पुट कर दी, और IR की वैल्यू जो था हमारा स्नेल्स लॉ उसके अंदर पुट कर दिया। उसके अंदर पुट करने के बाद जो भी वैल्यू कॉमन निकल रही थी वो हमने कॉमन निकाल कर कट कर दी, जो वैल्यू मल्टीप्लाई करना था वो हमने मल्टीप्लाई कर दिया, और इसके बाद जो नीचे से वैल्यू थी उन सब वैल्यूज को हमने क्या किया, यहाँ पर वैल्यूज जो ये चिन्ह परिपाटी होती है, जो साइन कन्वर्जन होता है, उसे हमने वैल्यू पुट कर दी। इस प्रकार से बड़ी ही आसानी से हम इस डेरिवेशन को कर सकते हैं। आपके बोर्ड एग्जाम में भी इस डेरिवेशन को आप बड़े आसानी से कर सकते हैं अगर आ गया तो। इसके अंदर ज्यादा कुछ मतलब दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, बस समझने की जरूरत है, वो समझ लेंगे तो हम बड़े ही आसानी से इसको कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और इस टॉपिक पे या इस चैप्टर के और भी जो इम्पोर्टेंट जो डेरिवेशन है वो मैं आपको अगले 2-3 दिन में डालता रहूंगा, उसको समझाता रहूंगा। अगले वीडियो तक के लिए जय हिंद। वीडियो को लाइक कर